हाजरीन, आज कहीं अनकहीं अशोक सागर में बात होगी समकालीन 3 महान साहित्यकारों की जो ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे तथा उन्होंने गुलाम भारत व आज़ाद भारत में फैली कुरीतियों व रीतियों को आम जनता की भाषा में समझाया ताकि समस्याओं पर फोकस हो सके। पहले साहित्यकार ने अपनी कृति में कहा, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहा जाता है। बात कर रहा हूँ मैं महान मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया और उन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाने लगा। दूसरे हैं बांग्ला के प्रेमचंद अर्थात शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कहते हैं बनर्जी मतलब बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय मतलब चटर्जी, मुखर्जी मतलब मुखोपाध्याय। खैर ये अलग विषय है, जिसका छोटा नाम क्या है ये वही जाने। शरत जी देवदास लिखकर अमर हो गए। उन्हें अमर बनाने में मरहूम दिलीप साहब का भी रोल है, जिन्होंने देवदास रूपी प्रेमी को जन जन तक पहुंचाया। देवदास में शरत जी लिखते हैं, पार्वती ने 13 वर्ष में कदम रखा है। आगे पता नहीं क्या सोचकर मनोरमा ने हंसकर कहा, पारू वर की उम्र क्या है? किसका वर? तुम्हारा। पार्वती, करीब करीब 19। यही उम्र देवदास की थी उस समय। मनोरमा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसे माने? मैंने तो सुना है लगभग 40 है। मतलब बाद में 13 साल की पार्वती को जल्द ही उसके बाप की उम्र के जमींदार से ब्याह दिया जाता है। तीसरी इस कड़ी में जो हमारे साहित्यकार हैं वो और कहीं नहीं, हमारी इस्मत आपा हैं। इस्मत आपा मतलब इस्मत चुगताई। इस्मत आपा से अलग इस कड़ी में कहीं अनकहीं में कोई हो, ऐसा मुझे ना महसूस हुआ, ना मैंने कोशिश करी। ये उर्दू ज़बान के प्रेमचंद हैं, जिन्होंने मुख्यतः महिलाओं की दशा या कहीं दुर्दशा को उजागर किया। वो एक जगह कहती हैं, तुम हमारी लाड़ो, हमारी ज़िंदगी, हमारा अतीत और हमारा भविष्य। मगर निकाह करते वक्त अम्मा का गला बंद होने लगा। मगर निकाह करते वक्त 7 बच्चों के आप बाप। फिर मेरा क्या होगा? आप समझ गए होंगे। अब्बा ने बुढ़ापे में दूसरा निकाह कर लिया, अपने से, आदि से भी कम लड़की से। आइए अब विस्तार से इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद को जब मैं पढ़ता हूँ तो समझो ऐसा लगता है जैसे मैं यथार्थ को जी रहा हूँ। 2 बैलों की कथा में मुंशी जी गधे के बारे में कहते हैं, गधा सचमुच बेवकूफ़ है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। किंतु गरीब जानवर है, उसे क्रोध आ जाता है, पर गधे को क्रोध करते नहीं सुना न देखा। 2 बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ने हीरा मोती कहकर एक संदेश दिया कि कैसे जानवर और इंसान में अटूट रिश्ता होता है। पंच परमेश्वर में मुंशी प्रेमचंद भाग्य का लिखा परोसते हैं। इसमें वो कहते हैं, जैसे जुम्मन शेख इंसानियत को शर्मसार कर बूढ़ी खाला से दगा करता है, पर बेचारी मौसी फिर भी उसे माफ़ कर देती है। साथ ही इन्होंने संदेश दिया कि जब कोई पंच बन जाता है तब वह शिव का रूप ले लेता है और परमेश्वर का रूप धरकर न्याय करता है। ऐसे में जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपट कर बोले, पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन।
न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने एक बुढ़िया और उसके भतीजे के मार्फत बताया कैसे एक बुजुर्ग को उसके वारिसान ठगते हैं। वारिसान मतलब जो उनके जीवित वारिस होते हैं। वारिसान ठगते हैं, परेशान करते हैं, फिर भी बुजुर्ग मजबूरी कहें या अपनापन सब कुछ बर्दाश्त करती है। कफन तो मानो गरीब आदमी को आईना दिखाता है कि कैसे दो निकम्मे आदमी गरीबी का दुखड़ा रोते हैं पर कार्य नहीं करना चाहते। बाप अपने जवान बेटे की बीवी बुधिया को प्रसव वेदना में मरते और जीवन से संघर्ष करते देखता है, पर मजाल कुछ करे सिवाय निकम्मेपन के। एक और कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुएं में गरीब को परछाई भी यमराज लगती है। डर इतना कि मौत बस परछाई में नजर आती है। वो परछाई चाहे पेड़ की हो या किसी और की। जाति व्यवस्था का यह जीवंत चित्रण है। प्रेमचंद वास्तव में महान थे, परंतु उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द जो कि दलित जातियों से संबंधित थे, वो दलित जातियों के शब्दों को एक तरह से गाली के तौर पर यूज करते थे, उन्हें द्वयम दिखाते थे। ये उनका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था, इससे उन्हें बचना चाहिए था। आज के ज़माने में अगर वो होते तो शायद उन पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लग सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, उस समय यही व्यवस्था थी। अगर हम कुछ कहें तो बस यही कि प्रेमचंद महान थे, गोदान उनकी महान कीर्ति थी। दोस्तों, बात जब इस्मत आपा की आती है तो जहन में उनका पूरा नाम भी आ जाता है, इस्मत चुगताई। उस समय पुरुष प्रधान समाज का खाका नज़र के सामने दौड़ने लगता है। मुझे याद है उस समय जब कभी पति पत्नी किसी जगह जाते थे तब पति अपनी पत्नी से कुछ कदम आगे खाली हाथ चलता था ताकि पत्नी सामान में बच्चों को लेकर पीछे पीछे चलती रहे। उस समय समाज जातियों में बटा था, लिहाजा आलम तरीन लेखक भी दलित जातियों के बड़े बेरुखी ढंग से, मतलब कई संदर्भ में तो गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और यही उनका मेन नेगेटिव पॉइंट था। इस्मत आपा, जिनकी मूल भाषा फारसी थी क्योंकि वो चुगताई राजवंश के संबंध रखती थी, उनके अब्बा बड़े जज थे और रौबदार आदमी थे, पर उन्हें गहरा दुख लगा जब अब्बा ने 7 बच्चों के रहते बुढ़ापे में दूसरा निकाह किया। इस्मत चुगताई मतलब अपनी आपा ने महिलाओं के बारे में खुलकर लिखा। उनकी लिहाफ जो कि महिलाओं की जब पति से कंपनी नहीं मिलती तब वह महिलाओं में ही पति ढूंढ लेती थी, पर आधातित है। लिहाफ में बेगम जान के मार्फत उन्होंने बताया कि बेगम जान का लिहाफ रात में हाथी की शक्ल ले लेता था। इस कहानी पर उन पर लाहौर में मुकदमा भी चला। वो लिहाफ हाथी के शक्ल इसलिए ले लेता था क्योंकि बेगम जान अपनी नौकरानी या अपनी ताबेदार के साथ पुरुष का सुख भोगती थी। एक जगह इस्मत आपा लिखती हैं, साफ कहो खर दिमाग हूँ, बेदिमाग हूँ, बद दिमाग हूँ, कुतिया हूँ, मुझे कभी लगी बुझी नहीं आती। दूसरी जगह लिखती हैं, उनके मियाँ चपरासी थे, पत्नी से उम्र में काफ़ी बड़े थे। दूसरी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, अहमदी बेगम। उसकी एक छोटे से जमींदार से शादी हो गई और चौथे बच्चे के जन्म में मर गई। तीसरी लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हुई जो छतारी के नवाब साहब के यहाँ मैनेजर थे। एक लड़की पैदा हुई पर वह लुढ़क गए। अफसोस, उन्होंने लिखा, हकीम साहब के पास हर बीमारी का इलाज था जुलाब, मतलब दस्त लगाने की दवाई। हकीम लोग मानते थे
कि बीमारी मैदा मतलब पेट के कब्जियत के कारण होती है। ये उस समय की बात थी जब इस्मत आपा थी। आज तो मॉडर्न वो है मेडिसन, वहाँ तरह तरह के इलाज हैं। आपा ने देखा कि उनके इर्द गिर्द मर्दों की पत्नी एक से ज़्यादा और उम्र में काफ़ी छोटी होती थी, जिसके कारण मर्द ताकत की दवाइयाँ रखते और जल्दी बूढ़े हो जाते थे। उन्होंने लिखा, मोटे ताजे 10 बच्चे पैदा करके भी वह अकेली थी। दूसरी तरफ उसने 10 से ज़्यादा बच्चे जने पर बच्चा बच पाया बस एक। इस्मत चुगताई ने साफ तौर से लिखा, पर दलित जातियों का इस्तेमाल उन्होंने भी गलत ढंग से किया। आप उस समय की महान लेखिका थी, इसमें कोई शक नहीं। आपा महान है और महान ही थी। अब हम बात करते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। चटर्जी बाबू बंगला साहित्य के महान लेखक थे। हम उन्हें चटर्जी बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चट्टोपाध्याय को चटर्जी बाबू ही कहते हैं। लोग उन्हें देवदास के लेखक के तौर पर जानते हैं। देवदास उनकी महान कृति थी, जिसे महान बनाने में कुंदनलाल सहगल व दिलीप साहब की अदाकारी का भी योगदान रहा। कुंदनलाल सहगल जब देवदास में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गुनगुनाते थे तो उसका असर बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद दिलीप साहब ने भी जब वही कार्य किया तो वो करैक्टर अमर हो गया। अमर इसलिए हो गया कि जब भी कोई ऐसे प्रेम में उदास होकर बैठता था तो उसको लोग कहते थे, क्यों देवदास बना बैठा है, कुछ काम कर ले। चटर्जी बाबू के साहित्य को अगर हम कहें तो उनका साहित्य मुख्यतः जातिगत व्यवस्था की जगह सामंतशाही और जमींदारी प्रथा पर मुख्यतः आधारित रहा। उन्होंने बांग्ला और आसपास के क्षेत्रों में जमींदारों व सामंतों के द्वारा किए गए गरीबों के शोषण को खुलकर लिखा। उन्होंने एक जगह लिखा कि पूरे परिवार की तमन्ना थी कि जब भी वो पूरे हो जाएंगे तो उन्हें वो चिता में जलाएंगे। इतनी लकड़ी तो जमींदार दे ही देगा, क्योंकि वो लकड़ी के बाग में ही काम करते हैं। पूरा क्रियाक्रम करेंगे ताकि वो स्वर्ग जा सकें। इससे पहले कोई स्वर्ग गया भी तो नहीं। पर अफसोस, जब वो मरे तो सामंत ने लकड़ी ना दी। हालांकि वो गरीब लकड़ी के कार्य को ही देखता था और अंततः गरीब को या कहीं दलित को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा ही वह शक्ति है, वह माता है जो गरीब और अमीर को अपनाती है। उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया ताकि वो मुक्ति पा सके। मुक्ति मतलब मछलियों का चारा बन सके। सच कहें तो नदियों को मैया भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो गरीब को मुक्ति भी देती हैं और अमीर को खुशहाली भी। अमीर को खुशहाली इस तरह देती हैं कि वो अमीर को उनकी खेतों में और वैसी जगह जहाँ भी उनको ज़रूरत हो पानी प्रोवाइड करती हैं। एक कवि ने लिखा भी है, वो गंगा बहती है क्यों। अलविदा, अगले एपिसोड में मिलेंगे।